कुछ एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन की। देखिए एटमॉस्फेयर के बारे में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था जब हमने इनिशियल इवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, स्टार्स, अर्थ, सन, मून, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी, राइट। तो हमने देखा था कि इनिशियली हाइड्रोजन हीलियम थे एंड दे गॉट स्ट्रिप्ड ऑफ, हाइड्रोजन हीलियम स्ट्रिप ऑफ हो गए थे बिकॉज ऑफ द सोलर फ्लेयर्स। और उसके बाद अर्थ भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे थी, और जब हाई टेम्परेचर प्राइमोडियल स्टेज पे जो अर्थ थी दैट कूल डाउन, तो डीगैसिंग हुई, और जब डीगैसिंग हुई तो एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस निकली। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन केम आउट, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर वेपर, एंड व्हेन ऑल दीज गैसेस केम आउट टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर देन कूलिंग ऑफ द अर्थ हैपेंड। एंड जब कूलिंग हुआ तो ये गैसेस जब ठंडी हुई तो कंडेंसेशन हुआ एंड रेनफॉल हैपेंड। बिकॉज ऑफ द रेनफॉल कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड इन द वाटर एंड केम डाउन ऑन द अर्थ सरफेस एंड कलेक्टेड ऑन द डिप्रेशंस, और उन्हीं डिप्रेशन से क्या होता है, ओशंस बनते हैं। और जब ओशंस बनते हैं तो ओशंस के अंदर जो लाइफ एवोल्यूशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में थी वो ओशन से ही क्या होती है, फ्लड आउट होती है, क्योंकि ओशंस जब सैचुरेट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो वहीं से CO2 बाहर निकलती है, एटमॉस्फेयर को फ्लड आउट करती है। उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का फुलफिलमेंट होता है। लेकिन अभी तक ऑक्सीजन नहीं आई है। ऑक्सीजन कैसे आएगी, जब ऑर्गेनिजम्स आए, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना स्टार्ट किया, फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, ऑक्सीजन बना। तो इसका मतलब जब एटमॉस्फेयर बना तो एटमॉस्फेयर के बनने के दौरान पहले कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हुआ, फिर ऑक्सीजन आया। तो अगर हम देखें पर प्रेजेंट कंडीशन में जो हमारे पास गैसेस हैं उनका क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो अब ऐसे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का हाईएस्ट है 78%, देन ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, देन यू हैव इनर्ट गैसेस नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, एंड देन हाइड्रोजन। सबसे कम देखिए हाइड्रोजन का है। ये टेबल कई बार यूपीएससी पूछ लेती है कि आप इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। आप कुछ भी अपने निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, नोवाक, ठीक है, NHKXH, कुछ भी स्टोरी बना सकते हैं। तो देखिए एटमॉस्फेयर को अगर हम समझ लेंगे ना तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वी विल मूव फ्रॉम बेसिक टू बेसिक बिकॉज एटमॉस्फेयर ही तो है जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर ही है जिसमें विंड्स ब्लो करती हैं, ब्रीज फॉर्मेशन हैपन्स, एंड देयर आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन्स, थंडर स्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज। और बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से ही साइक्लोनिक स्टॉर्म्स भी आती हैं। मॉनसून का भी जो अराइवल है और जो रोटेटिंग है वो भी सब कुछ एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड करता है। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली है क्या, एक मिक्सचर है किस किस का, गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट, और ये कंप्लीट अर्थ के अराउंड रहता है। अगर ये हमारी अर्थ है तो इसके अराउंड जो लेयर है दैट इज एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की भी अलग अलग लेयर्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो अर्थ एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बाद एटमॉस्फेयर जो अर्थ के अराउंड है, ठीक है, उसके डिफरेंट फिनोमिनास और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। उससे पहले समझ लेते हैं कि वेदर, सीजन और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। देखिए वेदर, सीजन और क्लाइमेट है ना, बेसिकली बताते एक ही चीज़ को हैं, लेकिन फ़र्क है टाइम स्पैन का। वेदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे क्या टेम्परेचर है, क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एंड क्या कंफर्ट लेवल है, और क्या प्रेसिपिटेशन पॉसिबिलिटी है, इन सब चीज़ों के बारे में वेदर बताता है। एक पर्टिकुलर डे की बात कर लीजिए, 2 दिन की है, 3 दिन की। लेकिन सीज़न की जब बात करेंगे तो सीज़न लगभग मंथ्स से लेकर के डेज तक हो सकता है। फॉर एग्जांपल 20 डेज या फिर 30 डेज या फिर एग्जांपल 6 मंथ्स। फॉर एग्जांपल देयर आर 4 सीजन इन इंडिया, समर डिस्टिंक्ट जिसको बोल सकते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, एंड देन स्प्रिंग एंड ऑटम, राइट। मोस्टली जो डिस्टिंक्ट है वो समर और विंटर ही है, राइट। तो क्लाइमेट फिर सीजन से एक स्टेप आगे होता है। क्लाइमेट की बात करेंगे तो लगभग डेकेड्स के बाद जो चेंजेस आते हैं इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में उसे क्लाइमेट बोलते हैं। अगर 50 ईयर्स बैक देखें, 100 ईयर्स बैक देखें, तो उस टाइम पे जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर था और आज जो देखें उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया है, तो हम ये बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया। तो क्लाइमेट चेंज इज अ टर्म विच इज जनरली यूटिलाइज्ड व्हेन द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस experiences a change of permanent nature in a span of a big time, maybe decades or maybe 100 years, right? अगर अभी हम बात करेंगे तो लगभग 120 किलोमीटर के बियॉन्ड हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर 90 किलोमीटर तक मिलता है, और ओजोन जो है वो 50 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर में हमको मिलता है, राइट। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करें तो हमें पता है कि जब एटमॉस्फेरिक एवोल्यूशन हुआ तो CO2 गैस केम, डीगैसिंग तो हुआ था, वो गैसेस सभी आई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सैचुरेट करने वाली गैस थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। आज की डेट में, प्रेजेंट डे कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज द सन, यहाँ से हमारे पास शॉर्ट वेव सनरेज आ रही हैं, और ये अर्थ में जब एंटर होती है तो अर्थ के अराउंड ये एटमॉस्फेयर है, राइट। अब इसमें देखिए क्या है, इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
जैसे ही ये शॉर्ट वेव्स रेज आती हैं, ये इजीली इसको क्या कर देती हैं, शॉर्ट वेव्स ये इजीली इसको पेनिट्रेट कर देती हैं और अर्थ के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। अर्थ इन्हें एब्जॉर्ब करती है। अर्थ जब शॉर्ट वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है तो उसके बाद अर्थ इटसेल्फ बिकम हॉट। व्हेन अर्थ इटसेल्फ बिकम हॉट, तो अर्थ क्या करती है, लॉन्ग वेव्स को एमिनेट करती है, आगे रेडिएट करती है। और ये जो लॉन्ग वेव्स है ना, दीज लॉन्ग वेव्स आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट द कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड, और उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है तो दैट लीड टू द इंक्रीज इन द मीन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक लार्जली रिस्पॉन्सिबल गैस है किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए। ये जो सोलर रेज आ रही हैं इनके अंदर तो बहुत सारी हैं, अल्ट्रा वायलेट भी हैं, विजिबल रेज भी हैं, इंफ्रारेड भी हैं। तो कौन सी वाली इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करती है, बेसिकली इंफ्रारेड, जो कि टेम्परेचर राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंफ्रारेड को ये एब्जॉर्ब करती है, राइट। और ऐसा ही नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके अंदर सनरेज आएंगी तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगी। हम आगे चल के देखेंगे हीट बजट में कि इट डजंट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स, वेयर एज इट रिफ्लेक्ट ऑल्सो, ये कुछ अमाउंट को क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट भी करेंगी। जो नेक्स्ट गैस बारे में हमने पढ़ी दैट इज ओजोन गैस। लगभग 50 किलोमीटर तक हमको मिलती है अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। ओजोन गैस है ना, जो जितनी भी सनलाइट ऊपर से आ रही है उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उसके लिए एक फिल्टर की तरह एक्ट करती है। मतलब यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल, दे आर कार्सिनोजेनिक ऑल्सो, दे मे हैव सम डिलीटीरियस इफेक्ट्स अपॉन द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अपॉन द ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज एनिमल्स। उनको डिलीट करने के लिए या फिर उनको रोकने के लिए ओजोन लेयर एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। और ओजोन लेयर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, उनसे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। हम आगे चल के समझ लेंगे कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं, दे आर ऑन द स्ट्रेटोस्फेयर, पोलर साइड में होते हैं, पोल्स के पास, ठीक है। ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स अगर कुछ इस तरह के हैं तो क्या होता है, ये स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर होती है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। नीचे ट्रोपोस्फेयर लेयर है, ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है। तो ये क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन, इनको हार्बर करते हैं, इनको जगह देते हैं, पनाह देते हैं। और फिर ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं ये जब क्लाउड स्ट्रेटोस्फेयर में जाके इंटरैक्ट करते हैं ओजोन लेयर से, तो ये क्लोरीन ओजोन लेयर से इंटरैक्ट करेगा और ओजोन लेयर का क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा। और फाइनली इसकी वजह से क्या होता है, ओजोन होल का फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन होल फॉर्मेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, भी इक्वली पार्टनर हैं क्राइम में, किसके लिए, ओजोन लेयर में होल करने के लिए, राइट। वाटर वेपर है, वेरिएबल गैस बोलते हैं इसको, क्योंकि कुछ जगहों पे बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स वाटर वेपर वेरी करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे मॉइस्चर कंटेंट क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ती जाएगी ऊपर जाएंगे तो, राइट। और इक्वेटर से लेके पोल तक वेरी करेगा, ऑल्टीट्यूड के साथ साथ वेरी करेगा। और वाटर वेपर क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, तो कुछ पार्ट ऑफ इंसुलेशन को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है, अर्थ की रेडिएटेड हीट को भी प्रिजर्व करता है। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है तो देखिए अराउंड जो वाटर वेपर की लेयर है वो हीट को कुछ ट्रैप करके रखेगा, और बाहर से भी जो हीट है ना उसको एक शील्ड की तरह एक्ट करेगा और अर्थ को बचा के रखेगा। तो इसे हम एक ब्लैंकेट की तरह भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा इन सभी गैसेस के अलावा क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स हैं, मोस्टली आप उन लेयर को बोल सकते हैं ट्रोपोस्फेयर। आपको ट्रोपोस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स मिलेंगे। डस्ट पार्टिकल डिफरेंट टाइप के होते हैं, सूट होंगे, ऐश होंगे, सी सॉल्ट्स होंगे, राइट, डिसइंटीग्रेटेड स्पेस पार्टिकल्स होंगे। ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स हैं ये जो मिलेंगे ना, ये सब ट्रॉपिक्स में आपको मिलते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, राइट। तो